नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का वीडियो शेयर करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अभद्र, भ्रामक और संवेदनहीन कंटेंट और उस पर जवाबदेही की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं। खासतौर पर यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी वो कंटेंट जो हम और आप शेयर करते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर कोई अपना चैनल बना ले और कुछ भी बोल दे, ये ठीक नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही नहीं, कोर्ट ने आधार या पैन आधारित एज वेरिफिकेशन, एआई डीप फेक पर कंट्रोल और एक ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जरूरत पर भी चर्चा की है जो बच्चों, दिव्यांग लोगों और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को रोक सके। लेकिन इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना दबाया जाए। इन सारे पहलुओं पर बेहतर चर्चा के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की है। बहुत बहुत स्वागत वैसे आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मुझे लगता है कि दर्शक इस संवेदनशील मुद्दे को बेहतर आपकी नज़रिए से समझ सकेंगे, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ऑनलाइन कंटेंट में जवाबदेही की कमी है, कानून की नज़र में ये कमी कैसे पैदा हो गई है? देखिए, अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँ या आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, तो भारत में जो भी ऑनलाइन कंटेंट है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है भारत सरकार की, ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल्स नहीं होने चाहिए। और एक ऐसी मैकेनिज्म हमने डिवाइस करी है जहां पर हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। हमारी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, 2021 के रूल्स हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वहां पर उनकी एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, इंटरनल मैकेनिज्म होती है। जब भी कोई प्रोग्राम उस पर एयर होता है, अपलोड होता है, तो उसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है। अब वर्तमान जो केस चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनगोइंग मैटर चल रहा है और जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कंटेंट का एक ऐसा भाग होता है जो कि अभी भी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस तरीके से समझें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूट्यूब पर कोई चैनल क्रिएट कर लेता है, या लेट्स से ट्विटर पर, एक्स पर कोई तुरंत कोई एआई से वीडियो जनरेट कर कर उसको अपलोड कर देता है। अब इस तरीके के मैटर में कोई उसकी प्री स्क्रीनिंग नहीं होती है। एक वो तरीका हो सकता है जहां पर सोशल मीडिया पर कोई या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई कंटेंट अपलोड होता है, उसकी प्री स्क्रीनिंग हो, और प्री स्क्रीनिंग से हमको ये पता चल सकता है बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्या वो किसी इंडियन लॉ को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर विदाउट प्री स्क्रीनिंग किसी कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, जो कि हम यूजली देखते हैं, यूट्यूब वगैरह में ऐसे बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, या एक्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी कोई प्री स्क्रीनिंग नहीं होती। अब इस तरीके के कंटेंट से डील करने के लिए भी पर्याप्त कानून है देश में। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज पर कंसर्न जाहिर किया वो ये था कि एक बार कंटेंट अपलोड हो जाता है, लेट्स से कोई एंटी नेशनल कंटेंट अपलोड हो जाता है, या कोई ऐसा मटेरियल जो कि ऑब्स्सीन है। अभी हमने हाल में देखा, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर काफी अभद्र किस्म के एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाए गए, या और बहुत सारी इस तरीके की चीजें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब उस पर कोई अगर एक्शन होता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप ये कंटेंट इंडियन लॉ को वायलेट करता है, अब आप इसको प्लेटफॉर्म से रिमूव करिए, तो एक टाइम लैग है कंटेंट के अपलोड होने में और उस कंटेंट को रिमूव करने में। अब समस्या ये आती है कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है, इंटरनेट की एज में आप पाते हैं कि कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स में कोई भी एक वायरल पोस्ट होती है और वो दुनिया भर में सर्कुलेट हो जाती है, और उसके अपने रैमिफिकेशंस होते हैं। वो सोशल जी। अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो
ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि देश के लिए, समाज के लिए, या किसी व्यक्ति विशेष जिसको ध्यान में रखते हुए वो कंटेंट बनाया है, उसके राइट्स वायलेट करती हैं। अब भले ही आप 2-3 दिनों के बाद वो कंटेंट रिमूव हो जाता है और आप पोस्ट फैक्टो आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन 2-3 दिनों में जो नुकसान हो चुका है, उस नुकसान की भरपाई कैसे करी जाएगी? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अभी एक स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद वो कंटेंट अपलोड होता है। लेकिन यूजर जनरेटेड कंटेंट की जब हम बात करते हैं, स्पेशली यूजर जनरेटेड कंटेंट जो डायरेक्टली कोई भी यूजर अपलोड कर सकता है, केवल कुछ बटन्स क्लिक करने हैं आपको ऑनलाइन, और इस तरीके के कंटेंट्स का क्या कोई सरकार ऐसा प्री फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म बना सकती है? इसके लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, और उसके बाद ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आने के बाद वो पब्लिक कमेंट के लिए रखी जाएंगी, और जब स्टेक होल्डर से वाइडर कंसल्टेशन के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस पर देखेगा क्या कैसे होना है, और हम देखेंगे इस दिशा में शायद कुछ आगे आने वाले समय में प्रॉपर रेगुलेशंस आएंगे। जी बिल्कुल आशीष जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, अभी मौजूदा वक्त में यूजर जनरेटेड कंटेंट को लेकर कोई ठोस रेगुलेशन नहीं है क्या? ये मैं जानना चाहूंगा इस पर। जी जी देखिए, मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, लेट्स से एक नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है और वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली उस प्लेटफॉर्म के पास एक मैकेनिज्म है जहां पर वो सर्टेन चीजों को वेरीफाई करते हैं कि ये क्या आगे इसमें कोई लीगल ट्रबल आ सकती है, या किसी राइट का वायलेशन नहीं करते हैं, या विमेन के से रिलेटेड कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म है वो फेसबुक और यूट्यूब पर खासकर और एक्स पर अपलोड होने वाले कंटेंट्स में इस तरीके की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। एक बार अगर उसकी रिपोर्टिंग होती है, अगर आप देखेंगे एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर एक यूजर गाइडलाइंस होती है, जहां पर प्लेटफॉर्म ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उन गाइडलाइंस को एडहेयर करते ही कोई कंटेंट जनरेट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर उसकी कंप्लेंट होती है या वो उस प्लेटफॉर्म की जानकारी में आता है, तो वो खुद भी उसको रिमूव कर सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन के तहत, या जो अथॉरिटीज हैं अगर उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है या उनको लगता है कि ये कंटेंट इंडियन लॉज को वायलेट करता है, तो उन प्लेटफॉर्म्स को थ्रू प्रॉपर एक जो एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस भी भेज सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, इन इंस्ट्रक्शंस में उस कंप्लेंट के जाने के पहले जो कुछ घंटे होते हैं या कुछ दिन होते हैं, उसमें भी आज के समय में इतना फास्ट चीजें वायरल होती हैं, उसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। आप देखेंगे अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसी एडवाइस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, या आप देखते हैं कि एंटीनेस्ट अभी हाल में ही एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है एक्स, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जहां पर वो किसी भी यूजर की लोकेशन क्या है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो हमने पाया बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे उसमें जो कि इंडिया से बाहर बेस्ड थे, और वो इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक ऐसी मैकेनिज्म बना सके, और देखिए जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है, आपने भी इस चीज का उल्लेख किया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये डिस्कशन चल रहा था, इस कोर्ट का व्यू कैटेगोरिकल क्लियर है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितनी भी वाइडेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दी जा सकती है, अपकमिंग गाइडलाइंस को उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उदाहरण के लिए आप देखिए, इंडियन लॉस वायलेट नहीं होनी चाहिए उसमें, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड ऑब्सीन कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे से बाहर है। तो अगर कोई बैलेंस इस तरीके का बनाया जा सके जहां एक प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो, यूजर का कंटेंट जनरेट करने के पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चेक कर सके,
और उसके बाद ही कोई यूजर जनरेटेड कंटेंट हो और उसमें यूजर यूजर का आइडेंटिफिकेशन भी हो सके कि इस पर्टिकुलर यूजर या इस व्यक्ति ने ये कंटेंट को अपलोड किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट के पर्पज से या सोसाइटल पर्पज से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, एक अनरिलेटेड लेकिन समहाउ रिलेटेड मैं बात कहता हूँ। हम जानते हैं हमारा नया भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, हमारा जी आईटी एक्ट है, बहुत सारी ऐसी प्रावधान है जहां पर कानूनी रूप से केस दर्ज किए जा सकते हैं जहां भी इस तरीके का ऑनलाइन कंटेंट गलत तरीके से अपलोड किया जाता है। अब अगर आप समझिए कोई फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म नहीं है और हर एक ऐसी जो वायलेशन है उस पर केसेस स्टार्ट होने लगे, तो या तो सरकार के पास एक ऑप्शन है कि आप नंबर ऑफ केसेस, हम देखते हैं कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास कितना काम है, उनके वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं, या फिर हम एक इतनी बड़ी वर्कफोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा कि वो हर एक यूजर कंटेंट को मॉनिटर कर सके। तो इसलिए एक समय के साथ इस चीज की आवश्यकता महसूस करी जा रही है, स्पेशली डेमोक्रेसी में जहां पर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और जब कहीं ना कहीं अपनी आप बात के अधिकार को गलत तरीके से यूज करते हैं तो आप अपने उस राइट को ही कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे होते हैं। आप सरकार को ये एक मौका दे रहे होते हैं कि ये इस तरीके के जो रेगुलेशंस और लॉज को लाए। तो एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, उस दिशा में हम देखते हैं ये सही दिशा में उठाया गया एक, मुझको लगता है, प्रयास होगा अगर इस तरीके के रेगुलेशंस आते हैं। जी जी। कोर्ट के सुझाव में एक एज वेरिफिकेशन की भी बात हुई, चाहे वो पैन या आधार के ज़रिए हो, तो वो कितना ज़रूरी स्टेप हो जाएगा? अगर मैं आम यूज़र की बात करूं, अगर मैं सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट अपलोड करना चाहूं, तो मुझे क्या पहले अपनी एज वेरिफिकेशन करवानी होगी जब नई ड्राफ्ट या ये जो गाइडलाइंस हैं ये लागू हो जाएंगी? क्या यूज़र के लिए क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, आज भी अगर आप, मैं एक साधारण से एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप जीमेल पर जाएं और अगर आप ईमेल बनाने की कोशिश करें, एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें, इवन गूगल आपसे पूछेगा कि आपने एक सर्टेन एज लिमिट क्रॉस कर ली है या नहीं कर ली है, और उसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। अगर हम आप बच्चों को उस ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए एक्सपोज करते हैं, उसके बहुत वाइडर रेमिफिकेशंस होते हैं, केवल लीगल रेमिफिकेशंस नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशंस हैं, लेकिन सर सोसाइटल यहाँ पर एक रेमिफिकेशंस हैं। सवाल मेरा ये भी रहेगा, आपने बोला कि जैसे जीमेल का जी, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप जी किस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहिए। इसमें आगे जो है आपकी जो अब निजता का एक अधिकार आ जाता जी है, आपकी वही राइट टू सवाल। प्राइवेसी आ जाती है। तो इन बहुत सारी चीजों को बैलेंस, देखिए डेमोक्रेसी बैलेंस पर चलती है, इस चीज को हमको समझना चाहिए। एब्सोल्यूट जो भी होता है, अगर कोई बहुत ही सख्त कानून आ जाता है तो शायद कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उसको हानि पहुंचाता है। और अगर आप डेमोक्रेसी में कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं, कोई रेगुलेशन, तो एक बहुत साधारण सेइंग होती है कि आपकी फ्रीडम वहां खत्म होती है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में देखिए, हम देखते हैं कि भारत जैसा देश जो कि विविधताओं से भरा हुआ है, किसी भी चीज को, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, क्षेत्रीयता को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जहां पर एक सर्टेन नरेटिव को पुश करने की कोशिश की जाती है। और उस नरेटिव की वजह से इस देश में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होता है। वो जी पोलराइजेशन शायद, देखिए, एक फिर मैं कहता हूं, एक किसी भी चीज की एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो सकती है, आपका एक व्यू हो सकता है, भारतीय संविधान उसको संरक्षित करता है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन फिर वही बात, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आपका मोटिव उस चीज को कहने के पीछे ये नहीं हो सकता है कि सोसाइटी में अनरेस्ट हो जाए। उसका मोटिव ये नहीं हो सकता है कि आप जो ह्यूमन डिग्निटी या विमेन की डिग्निटी है उसको आप डिमीन करें या इंडियन लॉज को वायलेट करें। तो वो बैलेंस किस तरीके से अचीव करेगी गवर्नमेंट? अगर एज रिलेटेड वेरिफिकेशन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से होता है तो प्राइवेसी का जो राइट है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी? एक बार जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस आएंगी तो ऑब्वियसली वाइडर कंसल्टेशन के तहत डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल आशीष जी, क्योंकि देखिए आपने भी कहा अगर गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू एज वेरिफिकेशन होता है तो एक राइट टू प्राइवेसी तो है ही है। उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए किसी का आधार या पैन डिटेल्स उन प्लेटफॉर्म्स के पास होंगी तो मिसयूज होने का भी वहाँ पर एक डर रहता है।
देखिए, बहुत ही एप्ट आपने क्वेश्चन किया। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही एक चर्चा हो रही थी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, समय के साथ हमारे लॉज किस तरीके से इवैल्यूएशन हो रहा है। आप देखेंगे पिछले एक दशक में डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डिफरेंट जो जजमेंट्स रहे हैं उससे मिलते जुलते रहे हैं। पुट्टा स्वामी का आपने जजमेंट देखा। और अभी इस क्वेश्चन के आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले ही जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन हुआ है। तो मुझको लगता है एक बहुत ही टाइमली स्टेप है वो। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जब आपका पर्सनल डेटा उस पर अपलोड होता है, उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही वाइडर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाई है। ऑब्वियसली समय के साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। तो जिस तरीके से एक्सपीरियंस आएगा, यूजर फीडबैक आएगा, जुडिशियल डिसीजंस आएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि चीजें रिफाइन होती चली जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन एक सही दिशा में सही प्रयास करने की जरूरत है। और मुझको लगता है हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे आपकी लेजिस्लेचर हो, आपकी जुडिशरी हो, या आपकी एग्जीक्यूटिव हो, सब एक सही दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि समय के साथ बदलाव की बहुत ज़रूरत होती है, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि एआई बेस्ड कंटेंट या डीप फेक ये बहुत बढ़ गया है सोशल मीडिया पर। और मौजूदा समय में इससे डील करने के लिए क्या कानून है और किस तरह के बदलाव की जो है ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप? जब हम कानूनों की बात करते हैं, मैं बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि वाइडर जी। ऑडियंस को इस चीज का एक समझ पैदा हो। एक कंटेंट वो होता है कि लेट्स से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जनरेट नहीं किया गया, एआई प्लेटफॉर्म से जनरेट नहीं किया गया है, फिर भी वो लॉ को वायलेट करता है। लेट्स से पोर्नोग्राफिक कोई कंटेंट हो गया, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई कंटेंट हो गया, या कुछ हमारे बाकी बीएनएस से जो रिलेटेड या अदर लॉस को वायलेट करते हुए कंटेंट डाले। अब आज की मॉडर्न एज में आप पाते हैं कि आपको एक्चुअल कंटेंट जनरेट करने के लिए कोई कैमरे की जरूरत नहीं है, किसी आपको एक्टर्स की जरूरत नहीं है, परफॉर्मर्स की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो एआई प्लेटफॉर्म्स है उसमें कुछ प्रॉम्प्ट देने हैं। अगर आपके पास उनके प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शंस हैं, तो इतने रियलिस्टिक कंटेंट्स जनरेट होते हैं कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति जो उसमें दिखाई पड़ रहा है ये वही व्यक्ति है या नहीं। अभी मैं नहीं जानता कि आपको शायद भी इस बारे में जानकारी है कि नहीं। अभी दो हफ्ते पहले ही एक बड़ा एक नॉर्मल सा एक इनक्वियस सा वीडियो जनरेट हुआ था कि महाराष्ट्र के किसी फॉरेस्ट रिजर्व में एक टाइगर, एक व्यक्ति बैठा हुआ था फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बाहर, उसको उठा के ले गया। जी। और वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये फेक है या आपका एक एआई जनरेटेड कंटेंट है। जब बात आगे बढ़ी तो शायद उसको निगेट किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके 2-3 दिनों के बाद ही एक नया वीडियो जनरेट हुआ जहां पर एक अनलाइटर नोट आप पाते हैं कि वो टाइगर वापस आता है और उस व्यक्ति को वहीं पर छोड़ता है और साथ में एक पानी की बोतल भी देता है। जी। और उसमें भी अगर आप देखिए जो रियलिस्टिक जो उसका डिपिक्शन था, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि एआई के इस एज में, और ये इनिशियल एज है, ये अभी आप देखेंगे चैट जीपीटी 2-3 साल पहले ही आया और उसके बाद इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो आने वाले समय में जो डिजिटल कंटेंट है उस वो कितना जेन्युइन है या नहीं है, मुझको लगता है एक सेल्फ एआई वाटर मार्क होगा कि दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड। लेकिन अभी भी ये सेल्फ रेगुलेशन के उसमें आ रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स अगर इसको यूज कर रहे हैं, वाटर मार्क हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उस एविडेंस को कोर्ट में यूज किया जा रहा है। जी। हम तो आज की कोर्ट, वर्तमान समय में कोर्ट में भी एविडेंस किस तरीके से यूज होंगे, या आप देखते हैं बाहरी देशों की एजेंसीज हैं देश में अनरेस्ट फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हाई ग्रेड एआई कंटेंट जनरेट कर कर अपलोड कर देती है, और देखिए उसको सर्कुलेट होने में कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं। वो देश के कन्याकुमारी से लेकर आपका कश्मीर तक वो तुरंत फैल जाता है, और उसके पहले कोई एक्शन हो बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसी चीज को अब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की
जो हाल में ही डायरेक्शंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, उससे जोड़कर देखिए। अगर कोई मैकेनिज्म है जहां पर हम इसको फिल्टर कर सके, देख सके कि जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो अपलोड हो रहा है, क्या वो वायलेट तो नहीं कर रहा है इंडियन लॉज को, तो बहुत सारी ऐसी जो पोटेंशियल घटनाएं हो सकती है उनको एक प्रिवेंटिव स्टेप के तहत रोका जा सकता है। जी। जी आशीष जी, देखिए आप भी कानून के जानकार हैं, और जिस तरह से इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बनाने की जो बात की गई सरकार से अलग, वो कितना ज़रूरी हो जाता है आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सेल्फ रेगुलेशन इनफ नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन इतना कारगर शायद साबित नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर रेगुलेटरी बना दी जाती है, उसकी किस तरह की पावर्स हो सकती हैं, और एक डर तो ये भी रहेगा ना कि कहीं उसका इस्तेमाल आलोचना को दबाने के लिए ना किया जाए। जी, देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरीके की कंसर्न्स बिल्कुल वाजिब है। जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो आप ये मत समझिए कि अगर कोई कंटेंट इंडियन लॉज को वायलेट करता है और वो अपलोड होता है तो उससे डील करने के लिए इंडिया में लॉज नहीं है। ये केवल एक स्टेप फर्दर की बात होती है। अगर उदाहरण के लिए आप अपने स्टूडियो में देखिए, कोई भी कंटेंट होता है, आपके एडिटर होते हैं, जो भी आपकी एक इंटरनल मैकेनिज्म है, एक उसके फिल्ट्रेशन के बाद ही आपका एक जो भी सब्जेक्ट है उस मैटर को उठाया जाता है। इसको आप समझिए ये काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन में आ गया। लेकिन अगर वो उस फ्रीडम को मिसयूज करते हुए कुछ ऐसे कंटेंट्स एयर होते हैं जो कि लॉस को वायलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं कि आप इसको हटाइए। प्रयास डेमोक्रेसी में ये रहता है। इस चीज के लिए हमको अपनी लोकतंत्र पर गर्व करना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट राज्य भारत सरकार की, भारत गणराज्य की बात कर रहा हूं। इस सरकार का प्रयास ये रहता है कि अगर सेल्फ रेगुलेशन से, स्टेक होल्डर्स के सेल्फ रेगुलेशन से काम चलता है तो वो प्रेफर्ड मेथड होता है, क्योंकि संविधान में बहुत सारी जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूरत है, और कोर्ट्स ने भी बार बार इस चीज को रिएटरेट किया है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेल्फ रेगुलेशन में कहीं ना कुछ लूप होल्स रह जा रहे हैं। इसलिए शायद एक स्टेप आगे किया जा रहा है। अगर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ रही है तो आप ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा कर्ब्स लगने वाले हैं फ्रीडम पर। और अगर कोई मैकेनिज्म आती भी है तो उसमें अपीलेट स्टेज पर जाने की हमेशा एक कोई ना कोई प्रोविजन होता है। ये भारतीय संविधान का एक मूलभूत जो ढांचा है उसके भी एक, आप समझिए लेमैन लैंग्वेज में एक प्रोविजन है कि अगर सरकार कोई भी स्टेप लेती है तो आपको कहीं ना कहीं अपील का अधिकार दिया जाता है, कोर्ट्स आपके पास होती है। लेकिन अगर एक एडिशनल स्टेप लेते हुए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाती है तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली बॉडी से ज्यादा आप उसको इंडिपेंडेंट बॉडी में देखिए। हो सकता है उसका जब कंपोजिशन निकल कर आता है, अगर इस तरीके की बॉडी बनती है, वो उसमें कोई रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं, केवल वो उस ग्रेविटी को मुझको लगता है एम्फोसिस डालेगी कि इस तरीके के कंटेंट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि हर सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो, डिफरेंट राज्य सरकार हो, इवन हमारी बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है कि किस तरीके से एक भ्रम का, एक डर का या और इस तरीके के माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे मैटर्स ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए, कुछ ऐसे शोज थे जहां पर कुछ इस तरीके के ऑब्सीन कमेंट किए गए, वल्गर कमेंट्स किए गए, जो कि शायद जी एक सोसाइटल डाम में शायद हो सकता है कि एक ठीक तरीके से ना देखा जा सके। अब डेमोक्रेसी में एक ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आप, ठीक है, हर तरीके का कंटेंट होता है, लेकिन कंटेंट की एक्सेस क्या एक सर्टेन एज से नीचे बच्चों के पास भी होनी चाहिए, या उस कंटेंट को एक रिस्ट्रिक्टेड जो ऑडियंस है केवल उसके लिए होना चाहिए? ये बहुत ही वाइडर क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है। और अब देखेंगे आने वाली जो गाइडलाइंस होगी, इन सारी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कानून बनेगा। जी। बिल्कुल आशीष जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और जो पॉसिबल गाइडलाइंस हो सकती है, अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो एक हम देख सकते हैं स्ट्रिक्टर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म हो सकता है, जो
यूज़र जनरेटेड कंटेंट है उसके लिए टफर नॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एआई डीप फेक की रेगुलेशन भी देखने को मिल सकती है। और प्लेटफॉर्म्स के लिए ये हो सकता है कि जो टेक डाउन टूल्स है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फास्टर टेक डाउन टूल्स होने चाहिए। वायरल अगर कोई अभद्र चीज़ है, कोई फेक न्यूज़ है, वो अगर वायरल हो रही है तो उसको टेक डाउन पहले किया जा सके ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। आपसे एक क्विक समरी हमारे यूजर्स के लिए चाहूँगा। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा रखिए। कानून हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है। सरकारों का प्रयास यही रहता है कि जो समय के अनुकूल जो कानून हो उस दिशा में बढ़ा जाए। और अगर डेमोक्रेसी में लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं या फ्रीडम्स कब्स होती हैं, जुडिशियल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और शायद एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर से कानून आते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उसके बाद होती है, गाइडलाइंस आती हैं, उसके कॉम्बिनेशन से ही एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है जो कि हमारे देश के लिए समय के अनुकूल होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही इस मुद्दे पर हमारे यूज़र्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा की। मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे को बेहतर समझ पाए होंगे कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी चर्चा हुई, जो भी गाइडलाइन शायद तैयार की जाएं, उनके लिए क्या इम्पैक्ट ला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। आपने सुना एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट असल में क्या चाहता है, जवाबदेही चाहता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे, ताकि जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, भ्रामक चीज़ें हैं, फेक है, एआई कंटेंट है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है समाज को, वो कहीं ना कहीं उसे रोका जा सके। लेकिन जो गाइडलाइंस बनाने की बात की जा रही है सरकार की ओर से, वो हो सकता है कि ट्रायल बेस्ड हों। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ज़रूर कहा है कि अगर किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। तो इसमें कोई डरने की या इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।